हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम क्या है, क्वांटम नंबर्स, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और हम लोग एक अलग अंदाज में इसको स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग एक छोटी सी बात को पहले सीखेंगे। आपको ऑलरेडी पता है कि आप कभी भी बिल्डिंग देखे होंगे, बोलो बेटा जी। इस बिल्डिंग में अगर बिल्डिंग के अंदर में अगर हम बात करें तो ये कुछ सब यूनिट्स से टूटा होता है जिसका नाम क्या है, फ्लैट। और फ्लैट भी कुछ सब यूनिट से टूटा होता है जिसके अंदर में कुछ सब यूनिट्स होते हैं जिसका नाम क्या है, रूम्स। बिल्डिंग, हालांकि बिल्डिंग में ही लोग रहते हैं और बिल्डिंग के किसी फ्लैट में लोग रहते हैं, और उससे भी ज्यादा बोले तो फ्लैट के किसी रूम में लोग रहते हैं। हम लोग केमिस्ट्री की दुनिया में भी कुछ ऐसे बात करते हैं। आप बचपन से पढ़ रहे हो, ऑर्बिट आप जानते हो, इस तरह से हम लोग ऑर्बिट बनाते थे, के ऑर्बिट, एल ऑर्बिट, एम ऑर्बिट, एन ऑर्बिट, वाट एवर समथिंग। तो ये बेटा जी आपको याद रखना है कि जो ऑर्बिट होता है ना, उसके अंदर में ही क्या पाए जाते हैं, सबसेल्स। उसके अंदर में क्या पाए जाते हैं, सबसेल्स। और सबसेल्स के अंदर में क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स। सबसेल्स के अंदर में क्या होते हैं बेटा जी, ऑर्बिटल्स। और आपको पता है कि हम लोग यहाँ पर 4 तरह के सबसेल पे डिस्कस कर रहे होते हैं जिसका नाम क्या है, एस, पी, डी और एफ। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है? अब हम बात करते हैं, हमारा टॉपिक है आज क्वांटम नंबर। देखो बेटा जी, नंबर क्या है, जैसे अगर हम लोग अपना बात करें, हम लोग अपना जिंदगी का बात करें ना, तो हमारा जिंदगी भी बहुत सारा नंबर से जुड़ा है। जैसे कि आपका फोन नंबर, आप जिस क्लास में पढ़ रहे हो उस क्लास में आपका एक रोल नंबर है, आपका आधार नंबर है ना। हमारा लाइफ भी बहुत सारा नंबर से जुड़ा हुआ है और ये सारे नंबर हमारे बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक उसी प्रकार केमिस्ट्री के दुनिया में भी ऐसे नंबर जो इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी देते हैं, केमिस्ट्री के दुनिया में भी ऐसे नंबर जो इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी देते हैं, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं क्वांटम नंबर्स। क्या बेटा जी, नंबर्स which give info about इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी देता है ना बेटा जी, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटम नंबर्स। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसा नंबर जो हम लोगों को इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटम नंबर। और अच्छा वर्ड अगर आप यूज करना चाहते हो तो आप बोलो जो इलेक्ट्रॉन को कैरेक्टराइज करे। कैरेक्टराइज करे मीन्स जो इलेक्ट्रॉन को क्या करे, कैरेक्टराइज करे। कैरेक्टराइज करने का मतलब यहां पे क्या हुआ बेटा जी, कैरेक्टराइज करने का मतलब हुआ कि जो उसके पोजीशन के बारे में बताए, जो उसके स्पीड के बारे में बताए, वेलोसिटी के बारे में बताए, ये सब के बारे में जो जानकारी देता हो, वो जो उसके मोमेंटम के बारे में जानकारी दे, ये सब जो इस तरह के जो हम लोग टर्म्स यूज कर रहे होते हैं ना, फिजिकल क्वांटिटी वाले जो टर्म्स हम लोग जो यूज कर रहे होते हैं, है ना। तो ऐसे नंबर जो इलेक्ट्रॉन को कैरेक्टराइज करते हो ना, ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटम नंबर। ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी, क्वांटम नंबर। और हम लोग यहाँ पर 4 तरह के क्वांटम नंबर पे डिस्कस करने वाले हैं। जो हमारा जो सबसे फर्स्ट है, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं। हमारा जो सेकेंड आता है बेटा जी, उसको हम लोग बोलते हैं एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, और हम लोग इसको एल से डिनोट करते हैं। हमारा जो थर्ड आता है जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग एम से डिनोट करते हैं, या फिर बहुत सारे बुक में इसको इस तरह से भी लिखा रहता है, सबस्क्रिप्ट पोजीशन पर एल। और हमारा जो नेक्स्ट होगा जिसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉल्ड स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग एस या फिर इसको एम एस से डिनोट किया जाता है। आपको मैं बता दूं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को बहुत सारे लोग सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, और उस प्रिंसिपल को मेन क्वांटम नंबर भी बोला जाता है, सेकेंडरी क्वांटम नंबर। या फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैरेक्टराइज करता है, इसलिए हम लोग इसको एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, और ऑर्बिटल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, है ना।
चलिए ये है क्या, हम थोड़ा इसको डिस्कस करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन कहाँ मौजूद हो, ऑर्बिट में, अगर इलेक्ट्रॉन कहाँ मौजूद हो, ऑर्बिट में, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी देता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये हम लोग एक जनरल एक होता है ना, सोच डेवलप कर रहे हैं कि आखिर ये करता क्या है। तो अगर इलेक्ट्रॉन कहाँ मौजूद है, ऑर्बिट में मौजूद है, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन की जानकारी देने वाले का नाम क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर इलेक्ट्रॉन कहाँ मौजूद है, सबसेल में मौजूद है, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी देने वाला कौन है, एल, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। और अगर इलेक्ट्रॉन कहाँ मौजूद है, ऑर्बिटल में मौजूद है, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी देता है एम, मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब ये सब करते क्या है, तो देखो बेटा जी, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एन, मीन्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मैंने आपको क्या बताया, ये ऐसे इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी देने में दिलचस्पी रखता है जो इलेक्ट्रॉन कहां पे मौजूद हो, ऑर्बिट में मौजूद हो। तो पहला तो हम लोग बात करें ये क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है, तो ये अबाउट द सेल बताता है इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। जैसे कि हम बोलते हैं कि मेरा इलेक्ट्रॉन कहाँ मौजूद है, के सेल में, तो आप बचपन से जानते हो, इसके लिए हम लोग n इक्वल टू 1 टेक करते थे फर्स्ट ऑर्बिट के लिए। तो हमारा n इक्वल टू 1 कहीं पे कह रहा है, अगर किसी इलेक्ट्रॉन के लिए n इक्वल टू 1 है तो हम समझ जाते थे कि भाई वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, मेरा फर्स्ट ऑर्बिट में। अगर हम लोग l बोलेंगे तो हम समझ जाएंगे इसका मतलब क्या हुआ, n इक्वल टू 2 मीन्स इलेक्ट्रॉन कहाँ मौजूद है, सेकेंड ऑर्बिट में। तो ये हमारा क्या बताता है कि उस सेल के बारे में जानकारी देता है जहां पर इलेक्ट्रॉन क्या है, मौजूद है। ये मैं वो जानकारी आपको दे रहा हूं जो कि आप पहले से भी जानते हो। अगर हम बात करते हैं कि किसी भी सेल में, है ना, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैपेसिटी इन सेल, वो आपको पता है वो क्या होता है बेटा जी, 2n²। अगर हम लोग के सेल का बात करें, आपको पता है इसके लिए n इक्वल टू 1 होता था, तो हम लोग ऐसे लिखते थे 2 × 1 का स्क्वायर, मीन्स ये क्या हो गया बेटा जी, 2। अगर हम लोग एल सेल के लिए बात करते थे तो ये हमारा क्या होता था, n इक्वल टू 2, तो हम लोग यहाँ पे लिखते थे 2 × 2 का स्क्वायर, दैट इज ये हमारा क्या हो जाता था, 8। और हम लोग इस तरह का एक ट्रेंड बनाते थे कि पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जाएगा 2, फिर 8, फिर 18, फिर 32 और फिर क्या 50। इस तरह से ये हम लोग एक ट्रेंड बनाते थे, है ना, कि मैक्सिमम फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रखने का कैपेसिटी कितना है, 2, नेक्स्ट में 8, थर्ड में 18, इस तरह से। उसके बाद ये क्या करता है, उसके बाद बेटा जी ये वेलोसिटी के बारे में भी जानकारी देता है। कैसे देता है, तो यहां पर आप देखो, यहां पर क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी देता है कि v इक्वल टू, हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, 2.2 × 10⁸ Z/n सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर आप यहां से देखो तो आप एक रिलेशन निकाल सकते हो, ये 1/n, यानी ये दोनों कैसा प्रोपोर्शनल हुआ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। यानी आप ये समझो कि अगर n का वैल्यू बढ़ेगा तो v का वैल्यू घटेगा। इट मीन्स ये हुआ कि अगर मैं आपको ये बोलूं कि मेरा इलेक्ट्रॉन कहां मौजूद है, एक इलेक्ट्रॉन मेरा मौजूद है फर्स्ट में और एक मेरा यहां पे मौजूद है। अगर हम बात करें कि कौन सा इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी ज्यादा होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं इनका वेलोसिटी ज्यादा होगा या फिर ये जो इलेक्ट्रॉन है इनका वेलोसिटी ज्यादा होगा, तो आप देखो बेटा जी इसके लिए n इक्वल टू क्या आने वाला है, 1, और इसके लिए n इक्वल टू क्या आने वाला है, 2। तो हम लोग बोलेंगे कि आखिर इसका जो वेलोसिटी है उस वेलोसिटी को हम क्या बोल रहे हैं, v1, और इसका जो वेलोसिटी है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, v2। तो हम लोग बोलेंगे कि यहां पर जो v2 है ना वो मेरा छोटा होगा v1 से, यहां पे जो मेरा v2 है वो मेरा छोटा होगा v1 से। क्या ये छोटी सी बात आपको समझ में आई? अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, ये हमें क्या बताते हैं, ये हमें एक और भी जानकारी देते हैं, ये हमें रेडियस के अबाउट जानकारी देते हैं। याद है हम ये सब हमने डिराइव किया था जब हम बोर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ रहे थे, तो ये सब बोर्स के हाइड्रोजन एटम को ही टेक करके बनाया गया है। तो अगर हम बात करें तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता था R इक्वल टू 0.529 × n² / Z एंगस्ट्रॉम।
और आपको यह भी पता है बेटा जी कि एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होता है ना। तो यहां से हम क्या जानकारी देख रहे हैं कि R प्रोपोर्शनल क्या हो गया n²। इट मीन्स ये हुआ कि अगर n का वैल्यू बढ़ेगा ना तो R का वैल्यू भी क्या होगा, बढ़ेगा। और ये हकीकत भी है बेटा जी। आप देखो इसके लिए n = 1 है और इसके लिए n = 2 है। ये जो डिस्टेंस है ये R1 है और ये जो डिस्टेंस है R2 है। आप बड़े प्यार से बोल सकते हो कि यहाँ पे R2 क्या है, R1 से ज्यादा है। यानी जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है ये मेनली ऑर्बिट पे ही फोकस कर रहा है। फिर ये एनर्जी के बारे में भी हमें जानकारी देती है। आप पढ़े होंगे कि अगर हम लोग E का बात करें, हमने डिराइव किया था तो ये मेरा क्या आया था, Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं इसको जूल में ये आंसर लिखूं तो आपको पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीन्स होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। तो अगर आप इस -13.6 को 1.6 × 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये यहां पर आएगा जूल पर एटम, है ना। लेकिन हमारा मेन कॉन्सेप्ट ये है कि हम ये जानना चाहते हैं कि यहां पर आखिर E प्रोपोर्शनल क्या आ रहा है, -1/n²। तो आपको लग रहा होगा कि जब n का वैल्यू बढ़ेगा ना तो E का वैल्यू क्या होगा, घटेगा, पक्का। लेकिन आप ये जो सोच रहे हो ना बेटा जी, ये गलत सोच रहे हो। क्यों? क्योंकि यहां पे खास बात है जो कि आपको देखना है। यहां पर देखो ये नेगेटिव साइन, ये नेगेटिव साइन क्या कर रहा है, बात को पलट दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर n बढ़ेगा ना तो E का वैल्यू भी क्या होता है, बढ़ता है। अगर n बढ़ रहा है ना तो E का वैल्यू भी क्या हो रहा है, बढ़ता है। आप जानते ही हो कि हम लोग इसको बोलते थे फर्स्ट एनर्जी लेवल, इसको क्या बोलते थे, सेकेंड एनर्जी लेवल। फिर इस तरह से एक और आएगा तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे बेटा जी, थर्ड एनर्जी लेवल। और इसको हम लोग दिखाते थे ऐसे E1, E2, E3। और हम जानते भी थे, आप देखो जैसे जैसे बात करें तो n बढ़ रहा है, इसके लिए n = 1 है, इसके लिए n = 2 है और इसके लिए n = क्या है, 3 है। तो आपको पता है कि E1 से ज्यादा होता है E2, E2 से ज्यादा होता है E3, E3 से ज्यादा होता है E4, है ना। ये बात समझ में आ रही है। लेकिन बाजी कहां पलटता है, बाजी पलटता है इसके माइनस में। आपको पता होगा कि जो E2 - E1 है उसका वैल्यू ज्यादा होता है E3 - E2 से। E3 - E2 का वैल्यू ज्यादा होगा बेटा जी E4 - E3 से। और जो सबसे कम वैल्यू जो होगा वो किसका वैल्यू हो जाएगा, En - En-1। क्या ये छोटी सी बात समझ में आई? यानी अगर n बढ़ रहा है ना तो उसका बेटा जी क्या, E भी बढ़ेगा। और हम लोग n के हेल्प से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, तो n के हेल्प से आपको पता है कि बोर कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, बोर्स कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम मीन्स आप क्या पता कर सकते हो बेटा जी, आपको पता है ये mvr = क्या होता है, nh/2π। अगर हम लोग, आपको पता होगा इसके लिए एक नया वैल्यू बोला जाता है, इसको बोला जाता है h कट। यानी अगर आप n का वैल्यू जानते हो ना तो आपको किसी का भी एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता होगा। आपको क्या पता होगा, ये आपका किसके इक्वल होता है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। ये एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हम निकाल रहे होते हैं, ये हम लोग कहां के लिए निकाल रहे होते हैं बेटा जी, इन ऑर्बिट। जैसे कि देखो अगर हम लोग बात करें K के लिए, L के लिए, M के लिए,
तो यहां पर क्या होगा, इसके लिए n का वैल्यू क्या हो गया 1, इसके लिए n का वैल्यू हो गया 2, इसके लिए n का वैल्यू क्या हो गया 3। तो इसके लिए जो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या आएगा h कट, इसके लिए जो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो वैल्यू क्या आएगा 2h कट, और इसके लिए जो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या आएगा 3h कट। क्या ये मेरी छोटी सी बात समझ में आई? इसके अलावा आप और क्या पता कर सकते हो, आप को पता होना चाहिए कि जो नंबर ऑफ वेव्स है ना वो बेटा जी हमेशा n के बराबर होता है। मींस अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में कितना वेव बनाएगा, तो आपको पता होना चाहिए ये 2 ही वेव में इसको कंप्लीट कर लेगा। ये कितने वेव में कंप्लीट कर लेगा? 1 मिनट। एक वेव हुआ, क्योंकि वेव तो ऐसे बनते हैं ना, एक वेव हुआ, और इसका जो दूसरा वेव है इस तरह से, ये 2 ही वेव में ये क्या करेगा, इसको कंप्लीट कर लेगा। मतलब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि अगर k का बात करें, l का बात करें, m का बात करें, तो आपको पता है यहां पे n इक्वल टू 1 है, यहां पर n इक्वल टू 2 है, और यहां पर n इक्वल टू क्या है 3 है। तो अगर हम बात करें नंबर ऑफ वेव्स कि k ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का कितना वेव दिखने को मिलेगा आपको, तो यहां पर नंबर ऑफ वेव्स क्या होंगे 1, यहां पर 2, और यहां पर क्या होंगे 3। इससे एक और खास बात आप समझ सकते हो कि अगर हम वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों का इलेक्ट्रॉन को अगर हम लोग कंसीडर करते हैं, तो हम लोग ये समझते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस तरह से ये मूव कर रहा है। मीन्स ये इसका क्या कवर अप कर रहा है, सरकमफेरेंस, और सरकमफेरेंस का वैल्यू क्या होता है 2πr। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या बना रहा है, वेव बना रहा है। कितना वेव बनाएगा, जितना नंबर ऑफ ऑर्बिट होगा। पहला ऑर्बिट है तो 1 वेव बनाएगा, दूसरा ऑर्बिट है तो 2 वेव बनाएगा, तीसरा ऑर्बिट है तो 3 ही वेव बनाएगा। यानी यहाँ पे ये किसके इक्वल होगा, n लैम्डा का। यानी ये भी आप समझो कि 2πr इक्वल टू क्या होता है बेटा जी, n लैम्डा। 2πr इक्वल टू क्या होता है, n लैम्डा। यहां पे एक चमकने वाली बात यह है, आप देखो तो ये जो n लैम्डा है 2πr इक्वल टू n लैम्डा, देखो तो बेटा जी क्या आप इस लैम्डा के जगह पे ऐसा लिख सकते हो क्या, h/m भी? हमने पहले ही पढ़ा है, ये कौन सा थ्योरी था, डी ब्रॉगली मैटर वेव थ्योरी। तो आप देखो क्या हम यहां से ऐसा लिख सकते हैं क्या, एम भी आर इक्वल टू NH/2π। तो फिर से वो सेम चीज ही तो आ गया ना। यानी हमारा बोर कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हमारा क्या हुआ, प्रूव हुआ। अब हम बात कर रहे हैं हमारा अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। और आपको पता है ये किसके बारे में जानकारी देता है, सबसेल के बारे में जानकारी देता है। ये किसके बारे में जानकारी देता है, सबसेल के बारे में जानकारी देता है। और हम लोग इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से। अगर आपका एल इक्वल टू क्या है 0, तो हम लोग बात करते हैं कि हम किस सबसेल को कंसीडर करेंगे, एस सबसेल को। अगर मेरा एल इक्वल टू क्या है बेटा जी 1, तो हम लोग कंसीडर करेंगे पी सबसेल को। अगर हमारा एल इक्वल टू क्या है 2, तो हम लोग कंसीडर करेंगे बेटा जी बोलो डी सबसेल को। और अगर हमारा एल इक्वल टू क्या है 3, तो हम लोग कंसीडर करते हैं किसको, एफ सबसेल को। आपको पता है जो एस सबसेल होते हैं वो दिखने में कैसे होते हैं बेटा जी, स्फेरिकल नहीं। और जो पी सबसेल होते हैं वो दिखने में कैसे होते हैं बेटा जी, डंबल। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और जो डी सबसेल होते हैं वो दिखने में कैसे होते हैं बेटा जी, बोलो डबल डंबल।
और जो एफ सबसेल होते हैं वो दिखने में कैसे होते हैं, ट्रिपली डंबल, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, कॉम्प्लिकेटेड शेप। ये कैसे होंगे, इस तरह के कुछ। देखो आपको ये बात समझ में आना चाहिए कि देयर आर n वैल्यूज ऑफ L, देयर आर n वैल्यूज ऑफ L। इट मीन्स क्या हुआ, ये दोनों का एक आपस में रिलेशन है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम फर्स्ट ऑर्बिट का बात करते हैं जिसके लिए n का वैल्यू क्या है, 1 ही है, तो इसमें एक ही सबसेल आएगा, ओनली वन सबसेल इज प्रेजेंट, ओनली वन सबसेल इज प्रेजेंट। इसका मतलब क्या हुआ बेटा जी, कि आपको पता है फर्स्ट ऑर्बिट में सिर्फ एक ही सबसेल आता था, उसका नाम क्या था, 1s, 1p 1d नहीं आता था। वो तो हम लोग कभी हाइपोथेटिकल क्वेश्चन दिया रहता था कि हम लोग हाइपोथेटिकल एज्यूम करते थे, तो हम लोग 1p 1d वाला प्रॉब्लम लेते थे। लेकिन आपका रियलिटी में क्या होता है कि 1s ही आपका कंसिडर होता है। अगर हम लोग सेकेंड ऑर्बिट का बात करें तो बेटा जी क्या होगा, इसके लिए n का वैल्यू कितना है, 2, तो इसके लिए 2 ही वैल्यू जाएगा, तो 2 वैल्यू सेकेंड ऑर्बिट में कौन आएगा, एक 2s वाला और एक 2p वाला। अगर हम लोग थर्ड ऑर्बिट का बात करें तो बताइए थर्ड ऑर्बिट में n इक्वल टू क्या हो गया, 3, तो इसके लिए हमारा 2 ही वैल्यू, 3 ही वैल्यू आएगा। क्या क्या आता है, 3s 3p 3d। फोर्थ ऑर्बिट है तो 4 ही वैल्यू आएगा, पांचवा ऑर्बिट है तो 5 ही वैल्यू आएगा। इस तरह से आपने ये सीखा कि टोटल नंबर ऑफ सबसेल्स, क्या बेटा जी, टोटल नंबर ऑफ सबसेल्स जो होता है वो हमेशा n के इक्वल होता है, और जो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है वो हमेशा n स्क्वायर के इक्वल होता है। वो हमेशा किसके इक्वल होता है, n स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट। हमारा नेक्स्ट क्या है कि हम बात करना चाहते हैं कि आखिर एक सबसेल में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंटेनिंग इन ए, तो ये आपका फॉर्मूला होता है 2 × 12 + 1। देखो अगर हम लोग एस सबसेल का बात करें तो एस सबसेल के लिए एल इक्वल टू क्या होगा, 0। तो बताओ यहाँ पे क्या हो गया, 2 × 2 × 0 + 1। तो बोलो बेटा जी फाइनल आंसर क्या आएगा, 2। तो आपको सच में पता भी है कि एस में 2 ही इलेक्ट्रॉन जाता है, एस में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन जाता है, 2। अगर हम लोग बात करते हैं पी के लिए, तो पी सबसेल के लिए एल का वैल्यू कितना लेते हैं, 1। तो आप देखो यहां पर क्या होगा, 2 × 1 + 1, ये आंसर आपका क्या आएगा, 6। आपको पता है कि पी में कितना इलेक्ट्रॉन जाता है, 6। अगर हम लोग बात करते हैं किसके लिए, डी सबसेल के लिए, इसके लिए एल बराबर क्या होगा, 2। तो ये बेटा जी क्या होगा, 2 × 12, 12 के जगह पे 2 पुट करेंगे तो ये बेटा जी मेरा कितना आ जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन, है ना, 4 और 1 5, 5 × 2 = 10। इसी तरह आप एफ के लिए जब आप निकाल कर देखोगे तो बेटा जी ये क्या आएगा, 2 × 3 + 1, दैट इज आपका कितना आने वाला है, 14 इलेक्ट्रॉन। क्या ये छोटी सी बात आपको समझ में आई, ये छोटी सी बात आपको समझ में आई। अब हम लोग एक बात आप याद रखिएगा कि जो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बट इन ए सबसेल का बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं, सबसेल का। एंगुलर मोमेंटम जो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना, इन ए सबसेल, उसके लिए जो फॉर्मूला हम पुट करते हैं वो क्या फॉर्मूला पुट करते हैं, √L × L + 1 h/2π। आप इसको क्या लिख सकते हो, h कट भी लिख सकते हो, यानी ये आपका हो जाएगा √L × L + 1 h कट। ये आपका क्या हो जाने वाला है, h कट। जैसे कि अगर हम बात करते हैं s के लिए, तो s सबसेल के लिए L क्या हो जाएगा, 0। तो हम क्या पुट करेंगे, 0 × 0 + 1 h कट, यानी ये मेरा क्या हो जाने वाला है, 0। अगर हम बात किसके लिए करने वाले हैं, P के लिए, तो ये L इक्वल टू क्या होने वाला है, 1। तो बताओ इसके लिए क्या होगा, √1 × 1 + 1 h कट, यानी ये हमारा आंसर क्या आएगा, √2 h कट।
अगर हम लोग बात किसके लिए कर रहे हैं, डी के लिए, तो एल इक्वल टू आपका क्या आएगा 2, यानी आपका ये क्या हो जाने वाला है 2 इंटू 2+1 डैट इज आपका क्या आने वाला है √6 कट। और अगर हम लोग बात करते हैं किसके लिए, एफ के लिए, जिसके लिए एल इक्वल टू क्या आएगा बेटा जी 3, तो ये क्या होगा √3 इंटू 3+1 कट। तो ये आपका क्या आ जाने वाला है √12 कट, यानी इट मीन्स 2√3 कट। क्या ये छोटी सी बात आपको समझ में आई? ये छोटी सी बात आपको समझ में आई? चलिए हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। वो हमारा जो नेक्स्ट है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। जिसको बेटा जी हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से। जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से। ये एम बताता क्या है, तो ये एम जनरली ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है। जैसे देखो क्या है, एक पहली तो बात हम ये जानेंगे कि देयर आर 2l+1 वैल्यूज ऑफ एम। अच्छा, इससे पहले एक बात हम और आपको बता दें, इससे पहले एक और बात आपको हम बता दें, जो L का जो वैल्यू होता है वो होता है बेटा जी 0 to n-1। L का जो वैल्यू होता है वो होता है 0 to n-1। यानी अगर हम n इक्वल टू 1 लेते हैं, मीन्स हम बात किसका कर रहे हैं, फर्स्ट ऑर्बिट का, तो इसके लिए क्या होगा बेटा जी L इक्वल टू 0 to 1-1 मीन्स 0 to 0, यानी यहाँ पर सिर्फ एक ही वैल्यू आएगा, वो वैल्यू क्या आएगा 0, और 1 में 0 किसके लिए वैल्यू होता है, S के लिए। इस बात से पता चला कि हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं, 1s के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं, 1s के बारे में। आप देखो अगर हम लोग n इक्वल टू 2 पुट करते हैं, मीन्स हम लोग सेकेंड ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, तो हमको पता है बेटा जी क्या, बोलो, L इक्वल टू 0 to n-1, यानी हम लोग क्या पुट करेंगे 0 to 2-1, यानी ये हो जाएगा 0 to 1, यानी यहाँ पे दो वैल्यू आएगा 0 और 1। ये दो क्या बता रहा है, सॉरी 0 क्या बता रहा है S को, और 1 क्या बता रहा है P को। यानी ये बता रहा है कि सेकेंड ऑर्बिट में दो ही पॉसिबल है, दो ही सबसेल, एक 2s वाला और एक 2p वाला। अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें, n इक्वल टू क्या ले बेटा जी 3, तो हमारा पता है कि L इक्वल टू क्या होता है 0 to n-1, यानी आप यहाँ पे क्या लिखोगे 0 to 3-1, यानी ये आपका आएगा 0 to 2, यानी ये हमारा 0 हुआ, ये 1 हुआ, ये क्या हुआ 2 हुआ। ये S को बता रहा है, ये P को बता रहा है, ये D को बता रहा है, यानी ये बता रहा है 3s 3p 3d। अब आप n इक्वल टू 4 के लिए ट्राई करो, क्या आया n इक्वल टू 4 के लिए, क्या आया, इसके लिए कितने वैल्यू आएंगे, 4 वैल्यू आएंगे, एक 0 वाला वैल्यू आएगा, एक 2 वाला वैल्यू आएगा। ये क्या बता रहा है, S को, P को, ये D को, ये F को, यानी 4s भी पॉसिबल है, 4p भी, 4d भी और 4f भी। चलिए एक नेक्स्ट हम लोग लेते हैं, n इक्वल टू किसके लिए, 5 के लिए। तो L इक्वल टू मेरा फॉर्मूला क्या होता है 0 to n-1, तो 0 to 5-1, यानी 0 to 4, यानी 0 1 2 3 4, यानी ये S को बताया, ये P, ये D, ये F। अब ये जो बच गया इसको हम लोग कंटिन्यू ले लेने वाले हैं अल्फाबेट में G, ये हम लोग कंसिडर करेंगे, यानी 5s 5p 5d 5f और 5g। ओके, चलिए हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारे पास 12+1 वैल्यूज ऑफ m होता है, और इसका जो रेंज होता है वो क्या होता है -L2 + L। इसका जो रेंज होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है -L2 + L, यानी आपको याद कर लेना है कि m का जो वैल्यू होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है -L से +L। कहाँ से कहाँ तक होता है -L से +L। चलो देखो, जैसे कि हम बात करते हैं S सबसेल का,
तो आपको पता है बेटा जी इसके लिए L का वैल्यू क्या है 0, M का फॉर्मूला क्या होता है -L2 प्लस L, यानी -0 से +0, डेट इज आंसर क्या आने वाला है 0। यानी ये बता रहा है कि S सबसेल हैज ओनली वन ऑर्बिटल। S सबसेल के पास सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है, जिसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं S ऑर्बिटल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी S ऑर्बिटल। और इसको आपको पता है एक ऑर्बिटल में हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं 2, और ये दिखने में कैसा होता है स्फेरिकल। ये दिखने में कैसा होता है स्फेरिकल। ओके, ये दिखने में कैसा होता है, या तो आप इसको ऐसे ले लो क्योंकि ये प्लस और माइनस चार्ज नहीं है, ये फेज बता रहा होता है, जो कि हम लोग डिस्कस किए थे जब हम लोग डायग्राम पढ़ रहे थे। अगर हम बात करते हैं P सबसेल के लिए, तो आपको पता है बेटा जी इसके लिए L का वैल्यू क्या होने वाला है 1, यानी M इक्वल टू क्या लेंगे -L2 प्लस L, डेट इज -1 से +1, यानी क्या क्या वैल्यू आएगा -1, 0 और +1। यानी ये बता रहा है कि P सबसेल हैज 3 ऑर्बिटल्स। इसके पास कितने ऑर्बिटल्स होते हैं 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। हम यहाँ पे 3 ऑर्बिटल बनाएंगे, एक को नेमिंग करेंगे px, एक को नेमिंग करेंगे py और एक को नेमिंग करेंगे pz। और आपको पता है कि एक ऑर्बिटल में हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं 2। एक ऑर्बिटल में, हालांकि हमें इलेक्ट्रॉन हमेशा इस तरह से नहीं भरना चाहिए, हमें इलेक्ट्रॉन हमेशा कैसे भरना चाहिए, हुंड्स रूल हम आगे पढ़ने वाले हैं। वो बताता है कि इलेक्ट्रॉन को एक एक करके भरा जाता है 1 2 3, फिर 4 5 6, इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। क्या ये समझ में आ रही है? इसका अगर हम बात करें तो देखो ये px x एक्सिस के अलोंग, ये हमारा क्या होगा बेटा जी py, और एक हमारा क्या होता है बेटा जी pz। चलो अब हम लोग बात करते हैं D सबसेल का। यहां पे एक चमकने वाली बात ये याद रखिएगा कि अगर हम लोग प्योर D ऑर्बिटल्स का बात करते हैं, तो प्योर D ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो होते हैं 6। और अगर हम लोग किसकी बात करते हैं मिक्स D ऑर्बिटल्स की बात करते हैं, तो वो बेटा जी कितने होते हैं 5। हम लोग यहां से देखते हैं कैसे 5 आए। M इक्वल टू क्या होता है -L2 प्लस L, और हमको पता है D सबसेल के लिए L का वैल्यू कितना लेते हैं हम लोग 2। तो ये क्या हो गया -2 से +2, यानी यहां पे कौन कौन सा वैल्यू आएगा -2 1 0 +1 +2। यानी ये बता रहा है कि जो D सबसेल है ना बेटा जी, उसके पास 5 ऑर्बिटल्स होंगे। कितने ऑर्बिटल्स होंगे 5 ऑर्बिटल्स होंगे। और याद रखना है हमेशा कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं। ये अगर हम लोग बात करें इस ऑर्बिटल के लिए M का वैल्यू क्या होगा -2, इस ऑर्बिटल के लिए ये वाला जो ऑर्बिटल इसके लिए वैल्यू क्या होगा -1 है ना। इस ऑर्बिटल के लिए क्या होगा 0, इसके लिए +1, और इस ऑर्बिटल के लिए M का वैल्यू क्या होगा +2। और हमेशा याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन को कैसे करते हैं एक एक करके इन करते हैं 1 2 3 4 5, और फिर हम लोग ऐसे भरेंगे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो 6 7 8 9 10। एक बात हमेशा याद रखना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल वो हमेशा क्या होता है 2। आपको इसको टेक करना है एज ऑर्बिटल। ये एक ऑर्बिटल है, फिर 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 ये एक ऑर्बिटल। इस तरह से इसके पास 5 D ऑर्बिटल है ना। और इसी को हम लोग क्या नेमिंग करते हैं आपको पता होगा, एक को हम लोग बोलते हैं dxy, एक को हम लोग बोलते हैं dyz, एक को बोलते हैं dzx, एक को बोलते हैं dx2y2,
और एक को क्या बोलते थे, dz2, है ना। इनके जो लोब्स होते हैं वो बिटवीन द एक्सेस आते हैं। इसको dxy, ये dyz, ये dzx। चलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी, dx2y2, और ये हमारा क्या होता है बेटा जी, dz2। इस तरह से इसके पास 5 d ऑर्बिटल होते हैं। इसी तरह हम लोग एक और ट्राई आपको मैं करने के लिए देता हूं, f सबसेल, जिसके लिए l का वैल्यू क्या होगा, 3, है ना। और आपको पता है m इक्वल टू क्या होने वाला है, -l से +l, यानी आपको यहाँ पे l का वैल्यू क्या पुट कर देना, 3, और आप इसको बना के दिखाओ। ओके, चलिए अब हम लोग एक लास्ट डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड स्पिन क्वांटम नंबर। दैट इज कॉल्ड स्पिन क्वांटम नंबर। देखो अभी आपने देखा होगा मैंने एक इलेक्ट्रॉन को ऐसे और एक इलेक्ट्रॉन को ऐसे दिखाया, आखिर इसका रीजन क्या है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहा हो, क्लॉकवाइज, अगर कोई इलेक्ट्रॉन कैसे रोटेट कर रहा हो क्लॉकवाइज, आपको मैं बता दूं कि ये जो यहां पे ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास 2 तरह का मोशन होता है, बिल्कुल अर्थ की तरह। एक तो ये इसके चारों ओर, न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा होता है, और एक ये रोटेट कर रहा होता है। जैसे आपने वो टॉप देखा होगा, लट्टू देखा होगा, वो रोटेट भी कर रहा होता है, रिवॉल्व भी कर रहा होता है। तो इसके पास 2 तरह का मोशन होता है। एक मोशन का नाम होता है स्पिन मोशन, जो ये खुद पे स्पिन कर रहा होता है, और एक इसके पास जो मोशन होता है वो होता है ऑर्बिट मोशन, है ना। तो याद रखिएगा स्पिन क्वांटम नंबर स्पिन मोशन को कैरेक्टराइज करता है। ये किसको कैरेक्टराइज करता है, कैरेक्टराइज स्पिन मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ये किसको कैरेक्टराइज करता है, स्पिन मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अगर कोई इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा हो, क्लॉकवाइज, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। और हम लोग ऐसा बात करेंगे कि स्पिन क्वांटम नंबर इसका वैल्यू क्या होगा बेटा जी, +12। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा हो, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हो, कैसे रोटेट कर रहा हो, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हो, बिल्कुल घड़ी के जो सुई होती है, जो घड़ी के जो हैंड्स होते हैं, अगर वो उस हैंड्स के अकॉर्डिंग वो अपने आप को रोटेट कर रहा है, तो डेट इज ये क्या है, क्लॉकवाइज रोटेशन। और ये मेरा क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। और इसके लिए बेटा जी हम लोग क्या लेते हैं, s का वैल्यू -12, और ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम इस तरह से दिखाते हैं। यही रीजन था कि हम एक ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन को इस तरह से दिखा रहे थे, क्योंकि एक क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है और एक कैसे रोटेट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। एक इलेक्ट्रॉन कैसे रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज, और एक इलेक्ट्रॉन कैसे रोटेट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। क्यों, इसका रीजन क्या है, थोड़ा देखेंगे हम लोग। जैसे सपोज करो हम लोग अगर यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन रखते हैं, तो आपको तो पता है कि माइनस माइनस भी तो एक दूसरे को रिपल करता है। तो भाई 2 माइनस एक दूसरे के पास कैसे हो सकता है, ये तो एक दूसरे को रिपल करेगा, तो यहां पे अट्रैक्ट करने की तो बात ही नहीं है। आप बोलोगे कि ठीक है इसका इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड है, इसका इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड है, तो भी माइनस माइनस में कुछ तो रिपल्सन होगा। उसी रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए क्लॉकवाइज रोटेट करता है और एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। उसी इलेक्ट्रॉन उसी रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए क्लॉकवाइज रोटेट करता है और एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। क्योंकि आपको पता है कि करंट का डायरेक्शन और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन एक दूसरे के जस्ट क्या होता है, अपोजिट। करंट का डायरेक्शन और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट। अगर इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज, तो इसका अगर इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज, तो इस पर जो करंट बन रहा होगा वो कैसा बन रहा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। अगर इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो जो करंट बन रहा होगा वो कैसा बन रहा होगा, क्लॉकवाइज। अब होगा क्या, आपको याद होगा बेटा जी, आप एक चीज पढ़े होंगे, राइट हैंड थंब रूल।
मानते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन नहीं होता है, लेकिन इस राइट हैंड थंब रूल के चलते यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा था उस फील्ड में क्या आ जाता है, अट्रैक्शन। जैसे देखो, अगर ये इस तरह से घूम रहा है तो इसका जो फील्ड बनेगा वो इस तरह से कुछ बन रहा होगा, यानी ये इसका नॉर्थ पोल आ जाएगा और ये इसका साउथ पोल हो जाएगा, और इसका जो फील्ड बन रहा होगा वो इसका साउथ पोल आ जाएगा और ये इसका नॉर्थ पोल आ जाएगा। यानी इट मीन्स आपको पता है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में क्या होता है बेटा जी, अट्रैक्शन। नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में क्या आ जाता है, अट्रैक्शन। नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में क्या आ जाएगा बेटा जी, अट्रैक्शन। यानी इसका जो फील्ड बन रहा है, जो बी का जो वैल्यू आ रहा है ना, उस बी के वैल्यू में क्या आ जाता है बेटा जी, अट्रैक्शन, जिसके चलते ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं, मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन भले एक दूसरे को रिपल कर रहे होते हैं, लेकिन एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके अपने रिपल्सन को क्या कर रहे थे, मिनिमाइज कर रहे थे, क्योंकि उनसे जो प्रोड्यूस जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हो रहा होता है ना, उनके बीच में क्या आने लगता है, अट्रैक्शन। उनके बीच में क्या आने लगता है, अट्रैक्शन। सो आज हम लोग इसी पे कंप्लीट करते हैं। जब हम लोग नेक्स्ट क्लास मिलेंगे तो हम नेक्स्ट क्लास में इस पे बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।